आतंकवाद या उग्रवाद, इनके मूल में घृणा होती है। और घृणा समुदाय आधारित हो सकती है, भेदभाव आधारित हो सकती है। घृणा कब हिंसा में बदल जाती है ये समझ में नहीं आता, लेकिन इतिहास हमें वो सब बताता है कि किस तरीके से घृणा हिंसा में तब्दील हुई और हिंसा आतंकवाद में तब्दील हुआ। अगर हमें ये जानना है कि वर्तमान कैसे भविष्य में बदल जाता है, तो हमें इतिहास के कुछ पन्ने खंगाल के देखने चाहिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र त्यागी स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में, जिसका नाम है इतिहास में आज। और आज इस सेशन के माध्यम से हम चर्चा करना चाहते हैं 14 मई से जुड़ी हुई इतिहास की एक बहुत चर्चित घटना का और एक चर्चित संगठन का, जिसका नाम पूरी दुनिया में दहशत के लिए फेमस हो गया था। भारत का इस संगठन से, इस घटना से सीधा ताल्लुक था और बहुत गहरा ताल्लुक था। 14 मई 1992 के दिन भारत सरकार ने श्रीलंकाई विद्रोही संगठन लिट्टे पर प्रतिबंध लगाया था। ये वही लिट्टे था जिसने 21 मई 1991 के दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मानव बम के साथ हत्या कर दी थी। शुरुआती साक्ष्यों और पूरी एक साल चली जांच में ये क्लियर हो गया था कि इस बम विस्फोट के पीछे श्रीलंकाई विद्रोही लिट्टे का हाथ है। यहां से शुरू होती है लिट्टे की कहानी। LTTA, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिट्टे श्रीलंका का एक प्रतिबंधात्मक संगठन था। यह संगठन उग्रवादी संगठन बन गया, आतंकवादी संगठन बन गया। लेकिन ये इसका उदय कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहे कि लिट्टे जैसा आतंकवादी संगठन, जो इकलौता ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन हुआ करता था जो गैर सरकारी था, जबकि उसके पास अपने तीनों सेनाएं थी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो जो हम चर्चा करने वाले हैं वो लिट्टे की चर्चा करने वाले हैं। और LTTE के बारे में जानने के लिए हमें श्रीलंका के इतिहास को खंगालना पड़ेगा और हमें भारत के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मौत के कारणों की भी जांच करनी पड़ेगी। तब भी हमें श्रीलंका के इतिहास को खंगालना पड़ेगा कि एक श्रीलंकाई संगठन, विद्रोही संगठन, अलगाववादी संगठन, उसके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की हत्या क्यों की गई, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की हत्या क्यों की गई। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई थी। साल 1993 में इस उग्रवादी संगठन द्वारा श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति की भी हत्या मानव बम द्वारा कर दी गई थी। LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, कैसे हुई इसकी पैदावार, कैसे ये संगठन इतना बड़ा विकराल रूप लेके श्रीलंका में पैदा हुआ, किस तरीके से धीरे धीरे अपना इसने विस्तार किया और 80 के दशक पे अचानक से लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर श्रीलंका के कब्जा करके बैठा था और एक अपनी अलग ही दुनिया बसा के बैठा था, जिसको श्रीलंका की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। लिट्टे और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में भारत कैसे शामिल हुआ, इस सारी बातों को जानने के लिए हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानना आवश्यक है। तो हम पहुंचते हैं साल 1948 के दिन, जब सिलोम, यानी कि श्रीलंका का पूर्व नाम सिलोम, साल 1948 के दिन आजाद हुआ था। और आजादी के समय इसी साल एक सिलोम नागरिकता कानून सरकार लेके आई। और सिलोम नागरिकता कानून के तहत यह था कि जितने भी तमिल भाषी लोग थे जो हिंदुस्तान के क्षेत्रों से आकर कुल मिलाकर श्रीलंका में थे, उनको इस कानून के माध्यम से श्रीलंका का नागरिक नहीं माना गया था। 1948 ये वही दौर है जब भारत में 1947-48 में दंगे चल रहे थे। तो अगर हम इन दोनों गतिविधियों को कंपेयर करें, इनकी तुलना करें, तो भारत में आतंकवाद का उदय और श्रीलंका में आतंकवाद का उदय, ये एक समकालीन घटनाएं थी।
भारत में आतंकवाद का उदय या एकदम से आतंकवाद का विस्फोट 90 के दशक में हुआ, जबकि श्रीलंका में ये 80 के दशक में शुरू हो गया। और श्रीलंका में हुए इस उग्रवादी आंदोलन की चपेट में भारत भी आया, वो बच नहीं सका। यहाँ तक कि भारत ने अपना एक पूर्व प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री खोया। 1948 में जब ये सिलोन नागरिकता कानून आया तब इसका व्यापक विरोध हुआ। इस कारण ये नागरिकता कानून श्रीलंका में पास नहीं हुआ। लेकिन इतना कंफर्म हो गया था कि श्रीलंका में भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच लड़ाई हो सकती है, अस्तित्व की जंग हो सकती है और राज्यों की जंग हो सकती है, क्योंकि हर किसी को अपना एक क्षेत्र चाहिए होता है जीने के लिए, जब वो दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता। इसको विद्रोह कहते हैं। 1948 में जो ये चिंगारी उत्पन्न हुई थी, 1956 में आकर उसमें और ज्यादा हवा लग गई, जब सिलोन यानी कि श्रीलंका में एक भाषा जिसको कहते हैं सिंहला, और ये सिंहला भाषा या सिंघली भाषा, वहां के जो लोग थे वो सिंहला लोग कहलाते थे, सिंहला समुदाय के लोग कहलाते थे। बहुसंख्यक समुदाय वहां पर सिंहला था, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय वहां पर तमिल भाषी थे, और सिंहला समुदाय द्वारा बोली जाने वाली बोली थी सिंहली। 1956 में सिंहली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया, और जैसे ही 1956 में सिंहली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, वैसे ही तमिल भाषियों में और असंतोष फैल गया। इस असंतोष को एक उस समय श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी संगठन हुआ करता था, जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई रखता था। जैसे ही श्रीलंका में ये घोषित हुआ कि सिंहली राष्ट्रभाषा होगी, तो उस संगठन ने सत्याग्रह कर दिया, सत्य के खिलाफ, सत्य के प्रति आग्रह करना शुरू कर दिया। कुल मिला के अपनी बात मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और 1956 में शुरू हुआ ये विद्रोह कब आग की लपटों में शामिल हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि 1958 ठीक 2 साल बाद श्रीलंका में अपने इस तरह के झगड़े के पहले दंगे हुए। 1958 में व्यापक दंगे हुए, कई सैकड़ों लोग मारे गए। निश्चित तौर पर ये आग धीरे धीरे सुलग रही थी, जो अब जिसने 16 का रूप ले लिया था। 1972 में सिलोन का नाम रख के श्रीलंका रख दिया गया, और श्रीलंका का नाम रखने के बाद एक राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया गया, बौद्ध, कि सिलोन बन गया 1972 में श्रीलंका, और श्रीलंका का राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया गया बौद्ध। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जबकि उस दौर की हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ कोई धर्मनिरपेक्षता दिखाई नहीं देती। जब राष्ट्र धर्म बौद्ध हो गया, तो वो लोग जो तमिल समुदाय से बिलोंग करते थे, उनको और ज्यादा तकलीफ हुई। इन्हीं तकलीफों के कारण कई तरह के तमिल अलगाववादी संगठन पनपने लगे। सरकार के खिलाफ उन्होंने व्यापक विद्रोह करना शुरू कर दिया। कई तमिल संगठन राष्ट्रीय स्तर के और क्षेत्रीय स्तर के सरकार के विरुद्ध कार्यरत हो गए, अपनी इस मांग को लेकर कि तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य होना चाहिए। इसी मांग के आधार पर 5 मई 1976 के दिन LTTE इस संगठन की स्थापना की गई। 5 मई को LTTE का गठन किया गया, और इसके मुखिया के तौर पे वेलुपल्ली प्रभाकरन द्वारा कमान संभाली गई। वेलुपल्ली प्रभाकरन ये वो आदमी है जो 80 के दशक में सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति रहा होगा। 1976 में LTTE ने अपना काम करना शुरू किया, और उनकी एक ही मांग थी कि तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य हो। 1987 तक आते आते, 1987 तक आते आते, उससे पहले तक श्रीलंकन सरकार ने भारत जाने वाले तमिल लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया, वहां पर पढ़ाई करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु से आने वाली किसी भी प्रचार सामग्री को प्रतिबंधित कर दिया।
तमाम उपाय किए, लेकिन इस विद्रोह को शांत नहीं किया गया। ये विद्रोह धीरे धीरे शनय शनय आगे बढ़ता ही गया और फलस्वरूप 1987 में भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब श्रीलंका और लिट्टे के संघर्ष में अब डायरेक्टली भारत भी शामिल होने वाला था। 1987 में समझौते के तहत भारत को एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र में तैनात करनी थी। भारत ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स 1987 में श्रीलंका में तैनात की और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का काम वहां पर निरस्त्रीकरण का था कि इन लोगों को जो बगावत कर रहे हैं इनको शांत करना और इनको हथियार डालने पर मजबूर करना। साथ ही साथ जहां पर खाना पूर्ति या राशन पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां भारतीय सेना राशन पानी रसद का सामान पहुंचाने लगी। लेकिन 5 अक्टूबर 1987 के दिन जब भारतीय सेना का एक ट्रक रसद का सामान लेके आगे जा रहा था तभी विद्रोहियों ने इन पर हमला कर दिया। भारतीय सेना के अर्धसैनिक जवान 5 जवानों के गर्दन के आसपास जलते हुए टायर लगाकर उनकी हत्या कर दी गई और भारत को सीधा संदेश दे दिया गया कि हम भारत के खिलाफ हैं। लिट्टे पूर्ण रूपेण भारत की नीतियों के उस समय खिलाफ था। यद्यपि कुछ और दूसरे तमिल संगठन, तमिल उग्रवादी संगठन भारत के पक्ष में बोलते थे। वो सभी तमिल उग्रवादी संगठन जो लिट्टे के खिलाफ थे, लिट्टे ने धीरे धीरे करके उनको मार दिया। प्रभाकरण ने उनके सभी प्रमुख नेताओं को मार दिया और जो कुछ संगठन बचे 15-20 की तादाद में वो बाद में लिट्टे में ही शामिल हो गए। जब ये अपने पूरे चरम पर था लिट्टे, तब इसने अपनी सेना में बच्चों की भर्तियां करना शुरू की और इन बच्चों की भर्तियां करने के पीछे इसका माध्यम भी एक ये था कि ये बच्चों को आत्मघाती हमलावर बनाना चाहता था। इसके लिए इसने एक तरीके से राज्य संचालन के लिए अलग संविधान बना के रखा था। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह में इसके सभी क्षेत्रों में अलग अलग पुलिस स्टेशन थे। इसने सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों बनाए थे कि जो श्रीलंका की अदालत में नहीं जाना चाहता है वो यहाँ की अदालत में आए। इसने तीनों सेनाओं का गठन करके रखा था। थल सेना को ये सागर टाइगर्स कहते थे और एक जो प्रमुख सेना जिसने राजीव गांधी की हत्या की वो ब्लैक टाइगर्स कहलाते थे। इन ब्लैक टाइगर्स के ग्रुप में वो सभी लोग होते थे जो मानव बम का काम करने वाले थे। इन सभी को शपथ दिलाई जाती थी। लिट्टे के हर सदस्य को शपथ दिलाई जाती थी कि जब भी आवश्यक पड़े आपको अपने प्राणों की आहुति तुरंत बिना सोचे दे देना है। इसलिए हर एक सदस्य अपने पास साइनाइड की गोली रखा करता था। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद ऐसे कई शख्स को जब पकड़ा गया उन्होंने साइनाइड की गोली खाकर आत्महत्या कर दी और जब इस संगठन का खात्मा हुआ तब भी कई बचे हुए सदस्यों ने साइनाइड की गोली खा के पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो हम बात कर रहे थे 1987 की कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, पहला हमला इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर अक्टूबर 1987 को हुआ और ये स्पष्ट हो गया कि लिट्टे को खत्म करके ही काम चलेगा। भारत ने भी अपनी सैन्य गतिविधि तेज की और सैनिकों को बोला है कि अब तो लिट्टे को प्रत्यक्ष तौर पर खत्म करना ही पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लिट्टे के खिलाफ कितने भी अभियान चलाए गए हो, ऑपरेशन पवन एक अभियान भी उस समय भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, लेकिन ये अभियान लगभग असफल हुए। हालत ये हुई 1990 में श्रीलंकाई सरकार ने खुद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भारत वापस बुलाने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस समय तक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के हजारों सैनिक जान की आहुति देकर शहीद हो चुके थे। 1990 में पीस कीपिंग फोर्स
इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भारत में वापस बुला लिया गया। और 90 के बाद चूंकि लिट्टे भारत के विरोध में बिल्कुल था और उसको ये लगता था कि भारत और श्रीलंका मिले हुए हैं और ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और इसी कड़ी में जब उनको मौका मिला तो चेन्नई के पास राजीव गांधी जी की सभा में एक मानव बम जिसका पता नहीं था, सभा में विस्फोट हुआ। विस्फोट के 360 डिग्री के दायरे में सभी लोगों के चिथड़े उड़ गए। उन चिथड़ों में एक चिथड़ा प्रधानमंत्री जी का भी था। जब शुरुआती जांच हुई तब उसमें पहली बार पता चला कि ये सिर्फ बम विस्फोट नहीं था, जबकि ये आत्मघाती हमला था। आत्मघाती हमला था ये कैसे पता चला? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक शव मिला था जो एक महिला का शव था, जिसका चेहरा जला हुआ नहीं था, बच गया था, लेकिन उसका पीछे वाला हिस्सा पूरा फटा हुआ था बम से। यह निष्कर्ष निकला कि एक महिला आई जिसने अपनी कमर पर बेल्ट बांधा हुआ था और उस बेल्ट को जैकेट के माध्यम से सपोर्ट में किया गया था। और उस महिला रणनीति के तहत, जिस रणनीति के तहत महिला आई थी, उसी रणनीति के तहत उसको उसके पैर छूने के लिए झुकना था, क्योंकि बॉम्ब उसकी पीठ पर लगा हुआ था। और जैसे ही वो महिला राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी, स्वभावतः एज अ रिएक्शन राजीव गांधी ने उसको उठाने के लिए अपने दोनों हाथ नीचे किए। उसी वक्त उस महिला ने ट्रिगर दबा दिया था और राजीव गांधी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, जिनकी अंतिम वक्त में सांस चल रही थी, उन्होंने कुछ बुदबुदाया, लेकिन वो कुछ बुदबुदा नहीं पाए। उनके शव के पास राजीव गांधी जी के धड़ से अलग हुआ सर पड़ा हुआ मिला। लगभग 1 साल चली इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो पाया कि इसमें LTTE का हाथ है। और 1 साल बाद 14 मई 1992 के दिन LTTE को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। 1992 से लेकर आज तक हर दूसरे साल ये प्रतिबंध बढ़ा दिया जाता है। हाल ही में 2019 में LTTE पर लगा हुआ प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। LTTE अभी भी सक्रिय है बिना किसी लीडर के। 1992 में जैसे ही राजीव गांधी की हत्या हुई, पूरे विश्व में तहलका मच गया। LTTE पूरा विश्व बच्चा बच्चा तक इसको जानने लगा था। भारत का बच्चा बच्चा तक जानने लगा था। लिट्टे हैवान, तमिल टाइगर्स, कई तरीके के इनके नाम प्रचलित थे। श्रीलंका एक तरीके से 1987 से लेकर 1992 तक एक अघोषित युद्ध शांति की स्थिति में था। श्रीलंका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनसे कैसे बचाव किया जाए, अपना क्षेत्र कैसे वापस लिया जाए। कई तरह के शांति समझौते की प्रक्रिया शुरू की गई। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी अपील की लिट्टे से कि वो अपना हथियार डाल दे और वो बच्चे, जिन बच्चों को भर्ती कर रहा है, उन बच्चों को छोड़ दे। सुरक्षा परिषद ने भी उनसे अपील की कि हथियार डाल दे। तो सोचिए, लिट्टे कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं था, ये विश्वव्यापी एक तरीके से पहला आतंकवादी संगठन था, इकलौता ऐसा संगठन जिसके पास अपनी वायुसेना थी। देशों के पास वायुसेना होती है, इसके पास हल्के विमान थे और उन हल्के विमानों से इसने श्रीलंकाई विमानों को भी मारा था। 2004 में ये क्लियर हो गया, जब वार्ता सफल हो गई कि लिट्टे का सफाया करना ही पड़ेगा। श्रीलंका सरकार ने प्रत्यक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए, क्योंकि सिर्फ सेना की कार्रवाई से ही ये हो सकता था। साल 2009, तारीख थी 16 मई। 16 मई 2009 के दिन तत्कालीन श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि सैन्य तौर पर लिट्टे का सफाया किया जा चुका है। 17 मई 2009 को लिट्टे की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई कि हाँ, उन्होंने हार मान ली है। 18 मई 2009 के दिन वेलुपिल्ले प्रभाकरन की मौत हुई अपने बच्चे सहित। कहा जाता है कि वो एक वैन में, एक बस में
सभी प्रमुख नेता और प्रभाकरण अपने कुछ साथियों के साथ श्रीलंका की तरफ कूच करके गया था और आक्रमण करके गया था। हो सकता है वो आत्मघाती हमला करने की कोशिश में हो, फिराक में हो, लेकिन 1-1.5 घंटे चली मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया। 19 मई 2009 पूरी श्रीलंका ने जश्न मनाया। एक त्रासदी का अंत हुआ, एक खूनी अध्याय का जिसने हजारों जान ले ली, जिसने सैकड़ों नेताओं को गोली से उड़ा दिया या आत्मघाती बमों से मार दिया। तो दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि दो नजरिए में वैचारिक मतभेद कब घृणा में शामिल होते हैं और कैसे घृणा हिंसा का रूप लेती है, और हिंसा इसी तरह के अलगाववाद का, और अलगाववाद धीरे धीरे आतंकवाद का, जिसका कोई धर्म नहीं होता। ना वो व्यक्ति किसी धर्म से ताल्लुक रख सकता है, ना वो व्यक्ति इंसान कहलाने लायक रह जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको सेशन कैसा लगा ये मुझे आप बताया करिए ज़रूर, और मेरे हर एक सेशन के लिए आप इस पेज को लाइक कीजिए। BSIS क्लासेस ये फेसबुक पेज है। हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी माध्यम से आप तक बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूं जो सभी के लिए उपयोगी हो, ताकि कभी भी हम किसी भी घटना विषय के ऊपर डिस्कशन कर रहे हों या अपने विचार रख रहे हों तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अपने विचार रख पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।